अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक, चैप्टर नंबर 1 आप निकालें। चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको डिटेल से ये पूरा चैप्टर पढ़ाया। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक तो बेटे आपके अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है इस चैप्टर की। जो टॉपिक उसमें से कट हैं वो आप प्रिपेयर नहीं करोगे, और जो टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं आपने सिर्फ वही करने हैं। पहली बात ये। दूसरी मेन बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सारा ज़रा गाइड कर देती हूँ कि कौन से क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग में आ सकते हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट, और कौन सी डेफिनेशंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगी या सिर्फ जो है वो डेफिनेशन आ सकती हैं। इस पेज पे आओ, यहाँ पे आपको डोमेन बैक्टीरिया दी गई है। इसको आपने अच्छी तरह डिटेल से करना है। इस क्वेश्चन में शॉर्ट भी आ सकते हैं और लॉन्ग भी आ सकते हैं। जैसे कि सिंपल आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ मतलब जो बैक्टीरिया है इसकी न्यूट्रिशनल मोड कैसे हैं, उसमें आप बताओगे। ऑटोट्रॉपिक भी हैं और आपके पास हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी हैं। यानी कि ये तमाम के तमाम जो हैं ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया आप लोग करोगे, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये इसकी एग्जांपल है कि नहीं है, तो ये भी आपने याद करने हैं। ये तो आपकी वैसे ही इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और जितने भी किंगडम्स हैं बेटे ये आपने अच्छी तरह से करने हैं। ये शॉर्ट में आ सकते हैं आपके। और आगे आता है सबसे मेन टॉपिक इस चैप्टर का, किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में आपके बहुत सारे फाइलम्स आते हैं। हर फाइलम को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। फाइलम्स में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर फाइलम्स में से शॉर्ट ही आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ऑस्कुलम, और फाइलम पोरिफेरा में जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस तरह से इनका सारा अरेंज होता है। नाइजेरिया के इंपॉर्टेंट करेक्टर्स अगर लॉन्ग में आएगा तो फिर आपका जनरली यही आता है कि फाइलम नाइजेरिया के मेन करेक्टर्स लिखें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा आ सकता है, यानी कि इसके अंदर अंदर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और पॉलिप और मेडूसा का डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको राइट करवाया, वो भी आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। प्लेटीहेलमिन्थेस को प्लेटीहेलमिन्थेस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर फ्लैट फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से होती है। इन तमाम फाइलम्स में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे फाइलम नीमाटोडा है तो यहाँ पे जो स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं उनकी एक्सक्रीशन किस तरह हो रही है। फाइलम मोलस्का के बारे में, फाइलम मोलस्का की क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनकी प्रिपरेशन करनी है कि जब आप इनको रीड करो तो जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे आते हैं, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसको आप अंडरलाइन कर लो। व्हाट इज़ यू मेंट बाय मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है। यानी कि इन फाइलम्स में से शॉर्ट क्वेश्चन बेटे पूछे जा सकते हैं दरमियान दरमियान में से। और अगर लॉन्ग इन केस आया भी किसी भी तो ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि लॉन्ग में आपसे सिंपल जो है वो फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे, जो कि बहुत कम चांसेस हैं कि पूछेंगे। ज़्यादातर फाइलम्स के दरमियान में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही आते हैं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसी तरह आर्थ्रोपोडा में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ यू मेंट बाय टर्म मेटामॉर्फोसिस, या व्हाट इज़ यू मेंट बाय मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। तो आप लोग जब भी रीडिंग करोगे ना तो बेटे आपने ना इसको जब आपने रीडिंग करनी है ना, जैसे फाइलम की रीडिंग कर रहे हो, अब जैसे सपोज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर की, तो मैं ऐसे ही करूँगी, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसको अंडरलाइन कर लूँगी, ठीक है। फिर आगे दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसको भी मैं अंडरलाइन कर लूँगी, ठीक है। बॉडी रीजन कॉल्ड टैगमेटा, इसको मैं अंडरलाइन कर लूँगी। जो भी मुझे ऐसे वर्ड लग रहे हैं ना, ये देखो एक डायसिस, मोटलिंग, मोल्टिंग, इस तरह के वर्ड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लास्टोसील, हीमोलिम्फ, सारे वर्ड्स को आप लोग स्पायरोसल्स, ठीक है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड इनटू मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स को आप लोग अंडरलाइन कर लिया करो। अंडरलाइन करने का मतलब ये होता है कि साथ साथ आपके एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो रहे हैं। इसमें हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन आपने करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने डिटेल से इसमें करना है। इस तरह आपने इन फाइलम्स को पढ़ना है। और एक बात और याद रखनी है कि आपके जो पेपर की पेयरिंग स्कीम है उस अकॉर्डिंग टू दैट स्कीम आपका एक लॉन्ग आएगा फाइलम्स में से अंदर से। तो जितने भी फाइलम हैं उनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। फाइलम ही के अंदर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट है, आपका ज़रूरी है, लाजमी है।
जो कि आपके फाइलम्स में से आएगा। तो फाइलम्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे ना। कोशिश करनी है कि जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप लोग जितने भी कैरेक्टर्स हैं फाइलम के वो पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है। उनको आपने मार्क दे के 1 2 3 4 इस तरह से लिखना है, देन आपका जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। और जो इसके जर्नल कैरेक्टर हैं जिस तरह भी हमने अंडरलाइन किया, सपोज अगर आर्थ्रोपोडा के आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा पे नोट लिखें तो आपने पहले इनके जर्नल कैरेक्टर्स लिख देने हैं। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है, ये जितने भी वर्ड्स हैं, मोल्टिंग की हेडिंग दो, ब्लास्टोसील की हेडिंग दो, हेडिंग दे के लिखो तो आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होती है और आपके मार्क्स भी फुल आते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसी तरह आगे भी आप चलते आओ, ये फाइलम कॉर्ड डेटा के मेन कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपने याद करने हैं। फिर हम वर्टिब्रेट पे आते हैं, ये तो आपका इंक्लूड ही नहीं है ना। यहाँ पे जो जो ऐसे कट किए हुए हैं बेटे वो तो आपके सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है, इसलिए उनको हम देखते भी नहीं हैं। नेक्स्ट आपका इधर आ जाएगा, आगे आओ, ख़त्म। काफ़ी कुछ यहाँ से आपका कट हो गया, वो तो आपने करना ही नहीं है। सिर्फ आपके फाइलम यहाँ पे जो है वो जर्नली रह गए हैं। फाइलम आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने फाइलम्स को चॉइस पे नहीं छोड़ना है, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एक लाजमी आना है अकॉर्डिंग टू योर पेपर स्कीम। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज अपनी ओपन करो, बुक का पेज नंबर 30 आप लोग ओपन करें। फिलहाल मैं आपको सारी एक्सरसाइज करवा देती हूँ। इन द एंड मैं आपको एक्सरसाइज में से भी बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चन आपने नहीं करने। इसकी जितनी भी पेयरिंग स्कीम है वो भी इंशाल्लाह हम एंड पे जो है वो डिस्कस कर लेंगे। या साथ साथ भी मैं आपको वो तो आपको निशान नज़र आ ही रही होंगे, लेकिन मैं बहरहाल फिर भी करवा दूंगी। एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे बेटे। सेक्शन 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके साथ आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने राइट ऑप्शन को टिक मार्क करना है। ये आपके पेपर का एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर का। उसमें भी आपके एमसीक्यूज आते हैं और आपने वो कंपलसरी जो है, लाजमी है, आपने उसको अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपनी बुक को ध्यान से एक एक लाइन को रीड करो, जिस तरह मैंने बताया हर वर्ड को अंडरलाइन करो, तो आपकी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 है विच डोमेन ऑफ लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म दैट ऑफन इनहिबिट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स एंड हैव सेल मेम्ब्रेन विद ईथर लिंक लिपिड्स, ठीक है। इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर है बेटे, इस टाइम सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, मैंने आपको अच्छी तरह से ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो क्या होगा, आर्किया। बी पे आप लोग टिक लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेन बैक्टीरिया एंड आर्किया। आर्किया और बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस क्या है। तो इसका आंसर आपका है सी, आर्किया आर ओनली फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स व्हाइल बैक्टीरिया आर नॉट। सी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर मोस्टली यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने अपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। तो करेक्ट आंसर है आपका पार्ट डी, प्रोटोटिस्टा, ठीक है। ये प्रोटोक्टिस्टा, इसको आप लोगों ने टिक करना है पार्ट डी को। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 31। पार्ट 4 है विच किंगडम आर ऑर्गेनिज्म प्रीडोमिनेंटली मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉपिक एंड सेल वॉल्स मेड ऑफ सेलुलोज। तो इसका आंसर है प्लांटिया। पार्ट 6 में आप जो है इसको टिक करोगे। पार्ट सी में मल्टी सेलुलर कौन से हैं, ऑटोट्रॉप कौन से हैं, और सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज किसकी होती है। तो इसका आंसर आप प्लांटिया पे जो है वो टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज कॉमनली यूज टू क्लासीफाई वायरस। वायरस को क्लासीफाई करने के लिए कॉमनली हमारे पास क्या ऑप्शन है। देयर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दे कंटेन। बी पे हम टिक लगाएंगे, बी पार्ट जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। विच वायरस ग्रुप इंक्लूड वायरस सच एज कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बेटे पार्ट 6 का आपका आंसर इसका है डी पार्ट, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है। डी पे आप लोगों ने टिक लगाना है, 6 का डी आंसर है। Number 7, at which level of biodiversity assessment do we have evaluate the variety of different species within the particular habitat और ecosystem। पार्ट 7 में करवा रही हूँ। पार्ट 7 का आंसर है आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पार्ट बी।
नेक्स्ट आते हैं हम डी की तरफ, 8 की तरफ। विच मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर असेसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज across gradient of environmental condition within the single geographical area? 8 का आंसर है बेटे ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग। सी पे आप लोग टिक लगाओगे, सी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ स्पीशी? स्पीशी की डेफिनेशन आप लोगों ने की हुई है, इसको रीड करें और आप अपना आंसर जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर है पार्ट सी। पार्ट सी इज योर required answer. Member of the same species are reproductively isolated from member of other species। ठीक है, पार्ट सी पे टिक लगाओ। नेक्स्ट आते हैं पार्ट डी की तरफ। Which type of speciation occurs when population are geographically separated through a physical barrier? By physical barrier, तो इसका आंसर आपका 10 का है बेटे पार्ट सी, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, एलोपैट्रिक इसका आंसर है, पार्ट सी इसका आंसर है। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट आर द 3 डोमेन ऑफ लाइफ एंड हाउ डू दे डिफर इन टर्म्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स? ठीक है, आपने बताना है कि 3 डोमेन कौन सी हैं और वो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे 3 डोमेन्स पढ़ी थी। आप एक टेबल बनाओगे, टेबल के एक साइड पे आप क्या लिखोगे? आर्किया, एक साइड पे आप क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया, एक साइड पे आप क्या लिखेंगे? यूकैरिया। ठीक है, और आपने इन तीनों के जो है डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके वो आपने बता देने हैं। मेनली 2 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आप बताओगे, एक आप बताओगे सेल मेम्ब्रेन और एक बेटे आप क्या लिखोगे? सेल वॉल कंपोजिशन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तीनों की डिफरेंट है, एक में ईथर लिंकेज आएगा, एक में ईस्टर आएगा और दूसरे में भी ईस्टर आएगा। और सेल वॉल की कंपोजिशन भी, तीनों जो डोमेन्स हैं तीनों की सेल वॉल जो है वो भी, उसकी कंपोजिशन भी डिफरेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे आपने बॉक्स बना के या पॉइंट्स की फॉर्म में जिस तरह आपको ईजी लगे, आप उस तरह जिस तरह कॉलम्स बना के मैं लिखवाती हूँ वैसे भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, डिस्क्राइब 1 की फीचर दैट डिफरेंशिएट आर्किया फ्रॉम बैक्टीरिया। आपने सिर्फ और सिर्फ एक फीचर यानी कि एक करेक्टर आपने लिखना है जिससे आर्किया जो है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट है। तो बेटे सबसे फंडामेंटल जो डिफरेंस है आर्किया और बैक्टीरिया में वो है उनकी मेम्ब्रेन लिपिड कंपोजिशन में। ठीक है, ये आप मेन यहाँ पे पॉइंट लिखोगे, क्या डिफरेंस है इनका। इनका जो लिपिड कंपोजिशन है, जो मेम्ब्रेन है लिपिड की बेटे, उसमें डिफरेंस है। आर्कियल मेम्ब्रेन जो है वो उसके अंदर ईथर लिंक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं विद ब्रांच आइसोपेरोनॉइड चेन्स। ठीक है, याद है। और जब आप बेटे बैक्टीरिया की बात करोगे तो बैक्टीरिया में आप क्या कर लोगे कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर क्या होता है? ईस्टर लिंक्ड फैटी एसिड होते हैं विद अनब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन्स। ठीक है, तो मेन डिफरेंस जो है वो इनकी मेम्ब्रेन का है। दोनों का क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली? जो स्पॉन्जेस हैं वो एसेक्सुअली किस तरह से उनकी रिप्रोडक्शन होती है? आपको पता है एसेक्सुअल क्या होते हैं? जिसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये भी आपका फाइलम ही से क्वेश्चन आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको याद हो फाइलम पोरिफेरा में से स्पॉन्जेस में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपली आप क्या इसका आंसर दोगे कि मोस्ट स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग और रीजनरेशन। इनके अंदर क्या होती है? बडिंग होती है और रीजनरेशन होती है। और बेटे इतना छोटा आंसर नहीं लिखना आपने, इतनी जल्दी आपके 2 मार्क्स नहीं आ जाते, उसको थोड़ा सारा एक्सप्लेन करना है आपने। एक लाइन में आंसर कभी नहीं दे के आना। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी कम से कम आप 4-5 लाइंस में लिख के आओगे। ठीक है, अदरवाइज आपके 2 नंबर नहीं आएंगे। हम कैसे लिखेंगे मैं आपको थोड़ा सारा आइडिया दे देती हूँ। क्वेश्चन आपका जैसे पूछा गया था, हाउ डू स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अगर तो आप ये लिखे आओगे कि बाय मीन ऑफ बडिंग एंड रीजनरेशन तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आपने 2 नंबर लेने हैं तो आपको थोड़ा सारा बडिंग को और जो रीजनरेशन है उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप कैसे लिखेंगे? मोस्ट स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग और रीजनरेशन, फुल स्टॉप। आगे आप क्या लिख सकते हो? सम स्पॉन्जेस फॉर्म रेजिस्टेंस कैप्सूल कॉल्ड गैम्यूल्स। When parent sponge die, it releases its gammules. In favorable environment, amoeboid cells come out of the gammules and form a new sponge.
अभी जो लाइनिंग्स मैंने रीड आउट की हैं, लाइंस ये आपकी बुक ही में से रीड की हैं। आपकी बुक में जहाँ पे हमने ये फाइलम पढ़ा था, उस फाइलम में अच्छी तरह से ये लिखा हुआ था कि मेनली तो दो ही यहाँ पे हैं, एक सेक्सुअल के मोड, एक तो बडिंग है और एक रीजनरेशन है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे गैम्यूल्स के ज़रिए भी जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, तो उसको सारा बताना है कि व्हाट इज़ गैम्यूल, गैम्यूल के ज़रिए किस तरह से होती है। तो जब ये लिखोगे तो ये आपका 5-6 लाइन्स का आंसर बनेगा, और ऐसे ही लिख के आना है आपने, ये पूरा लिखना है। समझ आ गई है क्या लिख के आओगे इसके आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। नंबर 1 है सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं इनके डिफरेंसेस आपको ओरली बताऊंगी बेटे, आपकी बुक ही में से हैं, हमने सारे डिटेल से पढ़े हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा से दोबारा से मैं इनको आपको बता देती हूँ। सैक लाइक में क्या होता है कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग होती है, इंजेक्शन के लिए भी और इजेक्शन के लिए भी। कॉमन एग्जाम्पल इसकी कौन सी है, हमारे पास जेलीफिश और फ्लैटवर्म उसकी कॉमन एग्जाम्पल है। जबकि जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटे, उसमें दो सेपरेट ओपनिंग होती हैं, एक माउथ और एक एनस, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। कॉमन एग्जाम्पल ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास क्या आ जाएगी, अर्थवर्म आ जाएगा। इसके अलावा ह्यूमंस भी जो है उनका भी सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, उसमें दो ही हमारे पास सेपरेट ओपनिंग्स आती हैं। नंबर 2 है पॉलिप्स एंड मेडूसा। पॉलिप एंड मेडूसा इतनी बार हम रिपीट कर चुके हैं, बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ। पॉलिप एंड मेडूसा मैंने आपको डायग्राम में भी कल दिखा दिया था बेटे। इसके डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को अलग से एक नोट की फॉर्म में राइट भी करवाए हैं, वहाँ से आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। जो सिसाइल फॉर्म होती हैं उनका माउथ जो है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है पॉलिप्स में। मेडूसा में क्या होता है कि ये फ्री लिविंग होते हैं और इनका माउथ जो है वो डाउनवर्ड होता है। मेडूसा की कॉमन एग्जाम्पल जेलीफिश है और पॉलिप की कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रा आती है। मैंने कल हाइड्रा और जेलीफिश की डायग्राम भी दिखाई थी और मैंने आपको इनके डिफरेंसेस भी राइट करवाए हुए हैं। नेक्स्ट आपका नंबर 3 आता है यूरोकॉर्डेटा एंड शेफेलोकॉर्डेटा में क्या डिफरेंस है। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकोड प्रेजेंट होती है बेटे, वो सिर्फ और सिर्फ लार्वा स्टेज पे होती है, लार्वल स्टेज पे होती है। और कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, ट्यूनिकेट्स है। शेफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकोड बनती है बेटे, वो परसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ, वो सारी जिंदगी रहती है। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है, लेंटिसिलेट्स जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल है, लेंटिसिलेट्स। नेक्स्ट आपका पूछा हुआ है एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स में क्या डिफरेंस है। एक्टोथर्म्स बेटे जो हैं ये डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल सोर्स पे, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पे ये डिपेंड कर रहे होते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी है रेप्टाइल्स एंड फिशेस। और जो एंडोथर्म है ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव द एबिलिटी टू मेंटेन देयर कांस्टेंट टेम्परेचर और यूजिंग इंटरनल हीट, यानी कि अपनी बॉडी की इंटरनल हीट को यूज़ करते हुए अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, बर्ड्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट पे आते हैं मार्सूपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मार्सूपियल मैमल जो हैं दे गिव बर्थ टू अंडर डेवलप यंग वन, ठीक है, और डेट कंटिन्यू डेवलपिंग इन अ पाउच। ये जो इनके जो बच्चे पैदा होते हैं ना वो अंडर डेवलप होते हैं, वो इतने डेवलप नहीं होते कि वो एज अलग से जो है वो सर्वाइव कर सकें, तो वो अपनी मदर की बैली के अंदर रहते हैं। उनकी बैली में एक पाउच बना होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, उसके अंदर रहते हैं। और इस तरह के मैमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मार्सूपियल मैमल्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी कैंगरू है, आप सबने देखी हुई है, उसके बेली के ऊपर एक पाउच बना होता है जिसके अंदर उसका बेबी होता है। दूसरा था प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं बेटे, यंग वन जो हैं वो फुली डेवलप होते हैं मदर के अंदर और मदर के जो यूट्रस है उसके अंदर, और जो है वो उसको नरिशमेंट मिलती है थ्रू प्लेसेंटा। कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या है, ह्यूमन बींग्स जो है, इंसान जो है वो प्लेसेंटल मैमल्स हैं आपके, ठीक है। लास्ट में आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक, हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म के डिफरेंस मैंने आपको अच्छी तरह से बताए थे बेटे, वो भी आप सारे एक दफ़ा से देख लो। और मेन यहाँ पे हमारे पास क्या डिफरेंस आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में जो आप मेन डिफरेंस यहाँ पे राइट करेंगे, आप सिंपली लिख सकते हैं
कि सीड प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट जो हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे, जबकि एंजियोस्पर्म जो हैं दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है प्लांट्स का, और इनके सीड जो हैं बेटे वो इंक्लोज होते हैं किसके अंदर, फ्रूट के अंदर होते हैं, और जिम्नोस्पर्म के इसके रिवर्स होते हैं, ठीक है, उनके फ्रूट के अंदर इंक्लोज नहीं होते। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which kingdom is characterized by organism with chitin in their cell walls and that are mostly decomposers? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा है, सबको पता है। ऐसे ये कौन सा है बेटे? दे आर फंजाई, फंजाई है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? फंजाई, FUNJI, ठीक है। तो फंजाई जो है ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर काइटिन सेल वॉल में होता है और ये डीकम्पोजर्स होते हैं। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Which type of speciation occurs when population are geographically separate? पार्ट 6 बेटे हम करें ना, विच टाइप ऑफ स्पेसिएशन अकर व्हेन पॉपुलेशन आर ज्योग्राफिकली सेपरेटेड, ठीक है। कौन सी ऐसी स्पेसिएशन आती है? तो इसमें आप सिंपल क्या आंसर इसका लिखेंगे, द टाइप ऑफ स्पेसिएशन दैट अकर व्हेन पॉपुलेशंस आर ज्योग्राफिकली सेपरेटेड इज कॉल्ड एलोपैट्रिक। क्या कहते हैं उसको? हम एलोपैट्रिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे? एलोपैट्रिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात मैं कर रही हूँ। सिंपल यहाँ पे आपने एलोपैट्रिक लिख देना, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ एलोपैट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन? जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या रोल होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कंट्रीब्यूट टू स्पेसिएशन बाय रैंडम चेंजिंग एलील फ्रीक्वेंसी। क्या करती है वो? एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगी इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, और इसकी वजह से क्या आता है बेटे? डाइवर्जेंस आ जाएगी, और स्पेशली जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन फाउंडर इवेंट्स एंड पॉपुलेशन बॉटलनेक्स, ठीक है। ये आपकी बुक में इसका आंसर दिया गया जो मैंने रीड किया, आपको इजीली मिल जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड यूज टू असेस स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग एन इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे बेटे कि ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग। ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग जो है वो टिपिकली उसको हम पेयर करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंटल डाटा कलेक्शन के साथ, और एट इंटरवल अलोंग द ग्रेडियंट। ये इसका सिंपल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ रीजन? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है बेटे ये बायोडाइवर्सिटी का लेवल है जिसमें हम क्या चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं? वी इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग द वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम इन रीजन, ठीक है। विच लेवल, आपसे सिर्फ लेवल पूछा था तो आपने लेवल बता देना है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी लेवल का नाम क्या होगा? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज द लेवल, ठीक है। तो इसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, मैं उनको भी पॉइंट आउट करवाऊंगी, वरिड मत हो। मैंने ये अभी फिलहाल आपको सारे करवाए हैं, ठीक है। तो अब आपके सिलेबस में कुछ चीज़ें इसमें से कट कर गई हैं। ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको बताया ना 6, 7, 8, 9, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, अब हम इनको प्रिपेयर नहीं करेंगे। इनको बेटे मैंने आपको एक दफ़ा हमारी बुक सारी ख़त्म हो जाए, एक्सरसाइजेस भी ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपको इनको पॉइंट आउट करवा दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, और जो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है उनको हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज ही में से आते हैं, जो एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं वही आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डोमेन आर्की एंड बैक्टीरिया एंड डिस्कस हाउ दिस डिफरेंस रिफ्लेक्ट देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है, डिटेल से दिया गया है। ये टॉपिक आपने उधर ही से करना है, आपको मैंने ये पढ़ाया है। Explain the concept of a species according to the biological species concept. How does this definition help in understanding species boundaries and the process of speciation? Provide example to illustrate your points. ये भी आपकी बुक ही में से क्वेश्चन जो है वो दिया गया है जब हमने स्टार्ट में स्पेसिएशन की थी। अगर आप पीछे जाओ बेटे, इधर आए, टॉपिक आपका है 1.5, इधर आए। बुक का पेज नंबर 5, टेक्सोनमी हायरार्ची जो है, डोमेन, किंगडम, फाइलम,
स्पीशीज से ऊपर चलते जाओ, जैसे आप ये वाला सारा क्वेश्चन है जो है टॉपिक 1.2 जो है ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द मेजर ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा एंड किंगडम फंजाई। आपकी बुक में किंगडम प्रोटेस्टा भी दिया गया है, किंगडम फंजाई भी दिया गया है। ये आपने कंप्लीट डिटेल जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लिखोगे। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम। ये आपको फाइलम दिए हुए हैं, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम मोलस्का, काइनोडर्मेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। इनके जर्नल करेक्टर्स बेटे आपने लाजमी करने हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में एक लाजमी आना है फाइलम में से, कंपलसरी है। आपकी पेयरिंग स्कीम में ये दिया गया है कि फाइलम्स में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि फाइलम के जब हम करेक्टर लिखेंगे तो पॉइंट वाइज लिखने हैं, पहले जर्नल करेक्टर, और फिर जो मेन जो हेडिंग्स है उनको आपने कोशिश करनी है कि हेडिंग दे के उनको जो है वो डिफाइन करो, जो टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर लिखने हैं। राइट नोट ऑन द 3 ग्रुप ऑफ मैमल्स। मैमल्स के 3 ग्रुप आपकी बुक में दिए गए हैं, वो तीनों के तीनों आप यहाँ पे लिखोगे। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। ये भी आपकी बुक के एंड पे हमने जो है ये डिटेल से पढ़ा था। जब हमने ये पढ़ा था, ये देखो एलोपैट्रिक, और ये आपका सारा मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, वही यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। आउटलाइन द मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर वायरस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। वायरस के बारे में उसकी सिग्निफिकेंस डिटेल से हमने, ये डिटेल आंसर है आपकी बुक में जितना लिखा है आपने कोशिश करनी है कि पूरा का पूरा यहाँ पे इसको राइट करो। फिर आपका आता है डिस्कस द इम्पॉर्टेंट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड इन इकोलॉजिकल स्टडीज़। आपकी बुक में यहाँ पे लास्ट में हमें रैंडम सैम्पलिंग भी जो है वो दी गई है कि आपने ये है इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। ये दिया गया क्वेश्चन, ये आप यहाँ पे राइट करोगे। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड नीच। ये भी आपकी बुक में कंसेप्ट जो है वो दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बेटे जितने भी यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है ना, सारे ही आपकी बुक में है। कोई भी चीज़ आपकी आउट ऑफ सिलेबस या आपके चैप्टर में इसके अलावा से कोई क्वेश्चन नहीं आया। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने लाजमी करने, ये छोड़ने नहीं है। 60% 70% चांसेस होते हैं कि इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। लास्ट पे चलते हैं हम अपने इंक्यूजिटिव क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये मैं आपको करवाऊंगी। आप मेरे साथ साथ इनको मैं ओरली करवाऊंगी, आपको समझाऊंगी। आप अपनी राइटिंग में, अपनी वर्डिंग्स में इनको खुद लिखने की कोशिश करो। नाउ यू आर ग्रोन अप, अब आप बड़े हो गए हैं, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद लिख सकते हैं। बहरहाल जो मुझे लगेगा कि डिफ़िकल्ट है आपके लिए, आप नहीं लिख सकोगे, वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको राइट करवा दूंगी। इंक्यूजिटिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, कितने हैं ये, 3 क्वेश्चन ही हैं। हाउ आर वायरस क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द न्यूक्लिक एसिड कंटेंट एंड रेप्लिकेशन मेथड। क्लासिफिकेशन हम वायरस की किस बेस पे करते हैं? तो यहाँ पे बेटे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे हेडिंग्स बता देती हूँ और एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देती हूँ। पहले हम जो वायरस की क्लासिफिकेशन करते हैं 2 मेन बेसिस पे करते हैं। एक होती है उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी, और एक क्लासिफिकेशन हम उनकी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल। ये 2 मेन हेडिंग्स हैं, उसके बाद हम सब हेडिंग्स भी देंगे। पहले हम मेन हेडिंग की बात करते हैं, कौन सी की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में हमारे पास क्या आएंगे, डीएनए के वायरस आएंगे, और डीएनए आएगा वायरस का, और क्या आएगा, आरएनए आएगा, ठीक है। आरएनए और डीएनए को देखते हुए हम इसकी क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। दूसरा मैंने क्या कहा था कि हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी। तो उसमें 3 मेन हेडिंग्स आप दोगे, आपकी बुक में ये तीनों लिखी हुई हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। नंबर 2 हेडिंग आप क्या दोगे, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, और थर्ड आप लोग क्या दोगे, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, ठीक है। और फिर इन सब की आपने हेडिंग देके जब लिखोगे तो इन सब की एग्जांपल्स भी आपने लिखनी है। ये भी एग्जांपल्स ज़रूरी होती हैं, मस्ट होती हैं। जैसे डीएनए वायरस में हम लिख देंगे हमारे पास यहाँ पे अडीनो वायरस आते हैं, चिकन पॉक्स आते हैं। इसी तरह आरएनए वायरस में क्या आ जाएगा, रोटा वायरसेस आ जाएंगे, ठीक है, फ्लू आ जाएगा हमारे पास। और जब मैंने आपको कहा था कि हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी रेप्लिकेशन की बेस पे, रेप्लिकेशन में हमारे पास पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस आते हैं, उनमें कॉमन एग्जांपल आप लिखोगे पोलियो वायरस की। इसी तरह हेपेटाइटिस सी भी उसी की एग्जांपल है। और नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस में आप क्या लिखेंगे बेटे, आप इसमें लिख लोगे इबोला वायरस, कॉमन आपने सुना हुआ है अक्सर।
उसके बाद जो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस होते हैं उनमें भी आपने कॉमन एग्जांपल आप लिख सकते हो बेटे, हेपेटाइटिस बी की और HIV वायरस की कॉमन एग्जांपल आप लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट मे बी द ड्रॉबैक इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट। What may be the drawback in the definition of species according to the biological species concept? Drawback पूछा गया आपसे कि मेन ड्रॉबैक क्या है। तो बियोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट जो है बेटे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है हमारी। क्या है कि हम इसमें आइसोलेटेड पॉपुलेशन को जो है वो टेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि इसमें से बहुत सारे एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, और इस कंसेप्ट को हम इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते जो कि एसेक्सुअली जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हों। तीसरी चीज़ क्या है, ये यूजलेस है। ये कंसेप्ट किसके लिए यूजलेस है? ड्रॉबैक्स बता रही हूँ ना। पहला ड्रॉबैक मैंने आपको क्या बता दिया कि इट कैन नॉट इवेल्युएट रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी बिटवीन जियोग्राफिकल सेपरेटेड पॉपुलेशंस। ये पहला इसका ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑर्गेनिज्म जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दोबारा बता देती हूँ, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है। और कॉमन एग्जांपल उसकी क्या है? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स स्पीशीज। तीसरा ड्रॉबैक इसका क्या है बेटे? इट प्रोवाइड नो प्रैक्टिकल वे टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म नोन फ्रॉम फॉसल। जो फॉसल से हमें मिले हैं उसकी कोई भी हमें उससे स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज बायोडाइवर्सिटी हेल्प मेंटेन बैलेंस इन एन इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी से हमें किस तरह से हेल्प मिलती है कि हम अपने इकोसिस्टम को बैलेंस रख सकें। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करती है बाय 3 क्रिटिकल यहाँ पे मैकेनिज्म है। 3 मेन मैकेनिज्म है, 3 क्रिटिकल मैकेनिज्म है। एक आपका होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रॉपिक रेगुलेशन, REGULATION। ठीक है, एक ये है। नंबर 2 पॉइंट आप क्या लिखोगे? इकोलॉजिकल सीरीज। ठीक। और तीसरी चीज आप यहां पे क्या राइट कर सकते हो? फंक्शनल इक्विवेलेंस, EQUIVALENC। ये 3 पॉइंट्स आपने मेन यहां पे बताने हैं, फिर आगे इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहली हेडिंग आप क्या दोगे? 3 क्रिटिकल मैकेनिज्म। देयर आर 3 क्रिटिकल मैकेनिज्म। उन तीनों मैकेनिज्म के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला मैकेनिज्म हमारा क्या है? ट्रॉपिक रेगुलेशन। कम्प्लेक्स ट्रॉपिक नेटवर्क जो हैं वो मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम को। किस तरह से मेंटेन करेंगे बेटे? ये करेंगे जब स्पीशीज के अंदर इंटरएक्शन होगा तो ये प्रिवेंट करेंगे कम्पिटिटिव डोमिनेंस को और इंश्योर करेंगे बैलेंस पॉपुलेशन डायनामिक्स को। फिर आप सेकंड हेडिंग देंगे इकोलॉजिकल रेजिलियंस की। इसमें आप सिंपली क्या बता दोगे कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो स्पीशीज के विद इन द स्पीशी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अडेप्टिव कैपेसिटी जो है वो एनेबल करेगी इनको कि ये रिकवर कर सकें फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रेस हैं उनसे ये इजीली जो है वो अपने आप को रिकवर कर सकें। लास्ट में आप क्या हेडिंग देंगे? फंक्शन इक्विवेलेंस। ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे कि मल्टीपल स्पीशीज जो हैं ये ऑक्युपाई करेंगी सिमिलर इकोलॉजिकल रूट, यानी कि सेम इकोलॉजिकल रूट जो है उसको बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो ऑक्युपाई करती हैं और इंश्योर करेंगी कि इकोसिस्टम जो है वो परजिस्ट करे इवन आफ्टर अ स्पीशी इज लॉस्ट। यानी कि अगर स्पीशी लॉस्ट भी हो जाती है तो इकोसिस्टम जो है वो अपने आप को परजिस्ट कर सके। तो ये मेरे 3 यहाँ पे आप हेडिंग्स देंगे और इन हेडिंग्स को ही आप एक्सप्लेन करोगे। इसके साथ ही हमारी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है। इस एक्सरसाइज को आपने पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। कोई क्वेश्चन, कोई शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है, इंक्यूजिटिव क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके आंसर्स मैं दे सकूं, क्वेश्चंस के आंसर। यहीं पे अपना टॉपिक ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम चैप्टर 2 की जो है वो एक्सरसाइज में आपको करवाऊंगी। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की नोटिफिकेशन के लिए, उस लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।